चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनको खाने का ऑप्शन होना चाहिए। सो वो क्या है, आपका इकोनॉमिक जस्टिस है। क्लियर? इकोनॉमिक जस्टिस, और जब हम इस सोशल जस्टिस को मिला देते हैं, इकोनॉमिक प्लस सोशल जस्टिस टुगेदर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और यही है क्या, वंस वी एंश्योर बोथ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, देन ओनली वी कैन मेक द वेलफेयर स्टेट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से आपका क्या बनेगा, एक वेलफेयर स्टेट। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंश्योर द वेलफेयर स्टेट, दैट इज जितने भी पैसे हैं कंट्री के, जितने भी पैसे हैं, जो भी अमाउंट कंट्री में होल्ड कर रहे हैं, वो सबके लिए होना चाहिए। सो स्टेट शुड वर्क विद अ वेलफेयर मोटिव एंड नॉट विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। गेन नहीं करना, पैसा कमाने के लिए स्टेट काम नहीं करना चाहिए, जो क्या है स्टेट कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको कैसे काम करना है, टू सर्व द पीपल with the objective of welfare, so that they can have the economic justice and the social justice together called as the distributive justice which ensure welfare state। and एक और आपका क्या है, political justice। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि आपको सोशल जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, और आपके साथ क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस के बाद लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी मीन नो रेस्ट्रिक्शन और नो रेस्ट्रेंट। ठीक है, नो रेस्ट्रेंट मतलब यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड देयर शुड बी नो रेस्ट्रेंट ऑन यू। सो आपको जो भी चीजें करनी है वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर इस तरह की आपको लिबर्टी दी जाएगी, देन ओनली you can acquire the knowledge or you can excel in your life। so liberty से ही अगर होगा तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ में excel कर पाएंगे। so constitution said the people of India should be given the liberty to do whatever they want to do within the territory of India and there should not be any restriction imposed। ठीक है, but आगे लिखिए, but लिबर्टी इज नॉट गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म। इंडिया में जो लिबर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी इज नॉट गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म, बट लिबर्टी इज नॉट गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म। इट हैज सम लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात नहीं हो रही है यहां पर। आपको लिबर्टी दिया गया है, यू हैव द लिबर्टी टू स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। यू हैव द लिबर्टी की भाग जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेना, लेकिन भाग के, ठीक है, वापस नहीं छोड़ना है। क्लियर? तो आगे बहुत सारी लिबर्टीज हैं। यू हैव लिबर्टी कि हाँ आप क्या कर रहे हो, घर पे रूम बंद करके अकेले सो रहे हो, वो लिबर्टी है आपकी, आपको कोई नहीं रोक सकता। कंट्री के अंदर आपको जो करना है आपको सबकी लिबर्टी है, बट दैट लिबर्टी शुड बी द लिमिटेशन है उसमें। अब आप जाके मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिख के आ रहे हो, ऐसे करके बोला पूरा दिल बना देते हैं लोग, ऐसे तीर भी बना दिए हैं, ये उनकी लिबर्टी है। ताजमहल, शाहजहां बोल रहा है मेरे प्यार की निशानी, बोला तुम तो चले गए, अभी किसका है, निब्बा वेट्स निब्बी। तो ये निब्बा लव्स निब्बी लिख देते हैं लोग, है ना, ये चल रहा है आजकल। तो निब्बा निब्बी का लफ्ज चल रहा है, ये उनकी लिबर्टी है। शाहजहां बोल रहा है मेरे हाथ प्यार का निशानी है, तुम अपना छोड़ गए, ये लिबर्टी नहीं है आपको। इसके लिए कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो कुछ चीजों के लिए रेस्ट्रिक्शन है, वहां लिखा होता है किस मूर्ति के सर पे नहीं चढ़ना, उसी के ऊपर चढ़ के बैठ के फोटो खिंचाना, खींचो। अरे स्टैचू है, उसके ऊपर चढ़ के क्या फोटो खिंचा रहे हो, नीचे खड़े हो जाओ, वो स्टैचू ऐसे ही रहेगा। सो लिबर्टी दैट डजंट मीन्स कि नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रेंट। अरे हमको कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, मारे जाओगे, उधर खड़ा रहता है डंडा लेके, समझ आ रहा है, तो मारे जाओगे, ये सब हरकत नहीं करना है। रेस्ट्रेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोल रहा है कि हमने लिबर्टी दिया हम तुमको बचाएंगे, किताब है नहीं आएगा बचाने, बहुत मार खाओगे। तो आपको क्या करना है, जो लिबर्टी है उसको एक सीमित वे में रखना है, एंड इट
सम लिमिटेशंस पुट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। और इनसे तो बच के रहना। और इस बार तो और मजा आ गया, क्या ये निब्बा कौन है, ये एस्पिरेंट है, और निब्बी क्या थे, पीएससी। ये लोगों ने तो आजकल मैसेज चल रहा है कि पीएससी ने स्टूडेंट को लव भेजा है 143 पोस्ट के साथ। और मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 143 भी पूछ लो इस बार कि प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। सो 143 मैंने बताया था, प्रेसिडेंट इन लव विद सुप्रीम कोर्ट, पीएससी इन लव विद हाई कोर्ट, ये भी याद रखना वहाँ पे, ठीक है। तो पी से पीएससी, पी से प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख लो, तो वो फिर वापस ना चला जाए। उन दोनों का भी अपना प्यार है, निब्बा निब्बे वाला, क्लियर। तो उन लोग का भी ये चल रहे हैं और यहाँ भी चल रहा है। पीएससी का कल का नोटिफिकेशन आया, बड़ा मजा आया देखकर, जो पोस्ट वगैरह की बात थी। एंड ठीक है, लिबर्टी में हम लोग अभी वापस आएंगे, पहले थोड़ा सा बात करते हैं पोस्ट के लिए भी। अब देखो इस साल का नोटिफिकेशन को अच्छे से देखना एक बार। ग्रुप बी के कितने पोस्ट्स हैं? अराउंड 50 पोस्ट ऑफ ग्रुप बी, मतलब डिप्टी कलेक्टर के लेवल का आपका लगभग 50 पोस्ट है। सीएमओ का पोस्ट वहां पर डाल दिया गया है, अर्लियर वो पोस्ट मिसिंग होता था, अलग से एग्जाम होते थे। एक फूड ऑफिसर्स का भी पोस्ट वहां पर डाला गया है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के खुद 30 पोस्ट आ गए हैं। सो आपका ग्रुप बी का काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। और कई लोग सीएमओ, सॉरी आपका क्या बोल रहे थे, एसीएफ, और इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो आप वो सब आप लोगों को देखना है, बट मैं ये बता रहा हूँ इस बार ग्रुप बी के बहुत अच्छे पोस्ट हैं। ग्रुप सी से ज़्यादा आपका ग्रुप बी का अच्छा पोस्ट आपको नजर आएगा, आप अच्छे से देखोगे नोटिफिकेशन को। सो ये एक अच्छा मौका है कि छत्तीसगढ़ सर्विस के सबसे टॉप लेवल में पहुँचने का। नहीं तो पहले क्या होता था, ग्रुप सी के बहुत सारे पोस्ट आते थे, तो आप निकाल के भी क्या हो रहे, 3rd लेवल पे पहुँचे हो। पर इस बार ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 30 से 50 सीट्स के साथ कि आप क्या कर सकते हो, सीधा ग्रुप बी लेवल सर्विस पा सकते हो। कल मैंने नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक किया, तो ग्रुप बी में जाना है तो काफ़ी अच्छा है। और डिप्टी कलेक्टर बनना है वो तो ठीक है, वो तो ड्रीम, और अच्छी बात ना, इस बार 30-30 डिप्टी कलेक्टर होंगे। इस बार निकालोगे तो एक बड़ा ग्रुप मिलेगा। और वहाँ क्या करने जाओगे, ट्रेनिंग पक्का। देखो लड़कों को बता रहा हूँ, 4-5 लड़कियाँ तो पक्का निकालेंगे, गर्ल्स 5-6 लड़के भी निकालेंगे, ठीक है। तो एक अलग आप लोग अपना साम्राज्य बना सकते हो छत्तीसगढ़ में। पर उस साम्राज्य को बनाने के लिए आज अपने आप को पहले थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है ना। ये वाला हरकत नहीं, अभी क्या वाला हरकत करना है, मिलकर अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, बाद में हरकत करने का मौका मिलेगा, क्लियर। तो थोड़ा सा आप कम डिस्ट्रैक्टेड रहिए लाइफ में और अपने काम को स्टार्ट करिए, क्लियर। क्योंकि अभी 2-3 मंथ्स जो भी आपके पास जो बचा है टाइम, अराउंड 65 to 70 डेज, ये आपका लाइफ चेंजिंग डेज है। This 60 days are the life changing days of your life. You will never get this 60 days again. शाहरुख खान जैसा नहीं बोलूँगा ये 70 दिन आपको नहीं, मैं दूसरे तरीके से बोलूँगा ये 60 दिन। शाहरुख खान आ गए तो चक दे इंडिया में, ये 70 मिनट में आपको खेलना नहीं सिखाऊंगा, ये 60 दिन में आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा, मैं आपको हेल्प भी करूँगा, और आप मेरे से हेल्प लेना भी, बट खुद से भी हेल्प लेना। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस, एटलीस्ट 30 to 40 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और उसको पढ़ना अच्छे से, उसमें देखना कि गलती कहाँ पे होती है। टॉपिक वाइज टॉपिक हमने 75 डेज का जो टेस्ट प्लान किया है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, या तो एक दिन में 2 टेस्ट कंडक्ट करा देंगे आगे चलकर। तो आप उस टेस्ट के थ्रू अपने आप को सिंक करके एक टॉपिक को एक दिन भी पढ़ोगे तो आपका ऑन टाइम खत्म हो जाएगा चीज़ें। और जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास के नोट्स को तो बिल्कुल क्या करना है, यहाँ बैठा लेना है दिमाग में, रट जाओ खा जाओ, ठीक है। अब पढ़ोगे 100 किताब 200 किताब जितना पढ़ना है आप पढ़ो, लेकिन क्लास नोट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सबसे सॉलिड क्रिस्प चीज़ें आपके हाथ में रखिए जो है क्लास नोट्स। अभी तक आपका क्या हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी, प्लीज़ खत्म करो उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके। आपका क्या हो चुका है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, आपका क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। पॉलिटी यहाँ पर चल रही है, इंडियन हिस्ट्री का आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है, मॉडर्न बच्चा खाली, तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना है। 10 to 15 डेज में आई विल फिनिश हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी के बाद मॉडर्न पढ़ा देंगे आपको। इन्वायरमेंट इकोलॉजी अभी कहीं मेहनत मत करना, आई टेक 5 to 6 लेक्चर, वहीं से क्वेश्चन आएगा, अभी उसके पीछे नहीं भागना है। तो छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन को जितना पढ़ाया है, ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा था, एक बार अच्छे से उसको रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को करो। उसको रिवाइज करने के बाद छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्या ज्योग्राफी हमने पढ़ा उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है और वो नहीं है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर नोट करो कि हाँ पर नोट्स में ये चीज़ मिसिंग है, इसको यहाँ डाल देते हैं। इस तरह से आप एग्जाम निकालोगे। और नोट्स में जानबूझ के बहुत सारी चीज़ मत डाल देना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आप 2011-2010 का सॉल्व कर रहे होगे, वो आज वैलिड नहीं है वो क्वेश्चन, क्योंकि आज 2020 चल रहा है। तो डोंट से मी कि सर ये देखो 2001 में क्वेश्चन पूछा था, फिर मैं बोलूँगा 2001 में तो पीएससी का एग्जाम ही नहीं हुआ था, वो मध्य प्रदेश पीएससी था, ठीक है। तो इस तरह की बकवास वाला हरकत नहीं करना है। पर हाँ, लास्ट 3-4 ईयर्स में क्वेश्चन डाउट आ रहा है, डेफिनेटली आस्क,
और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव, और हमारा लास्ट ईयर का जो ऑब्जेक्टिव का पेपर था बिलासपुर आईएएस एकेडमी का, जो लास्ट ईयर हमने लिया था प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली इंडिया सेक्शन उसका बहुत सॉलिड है। ठीक है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, इवन छत्तीसगढ़ भी। तो आप उस बुक पेपर को हमसे ले सकते हैं, टेक्स्ट कर देना भिष्मणी सर को। पहली बात, उसको आप प्रैक्टिस करिए सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए समान ज्ञान करके एक बुक आती है जिसमें छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सारांश टूटेजा एकेडमी का है। अभी यहाँ पर बोलने में कोई शर्म नहीं कि आप इस एकेडमी से लेकर उसका प्रमोशन कर रहे हो, मेरा ले लेना पर ठीक है उनका ही ले लिए बस नहीं, मेरा भी ले लेना और उनका भी ले लेना, क्योंकि अभी टाइम कम है आपके पास और मैं आपको मिसगाइड करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। जो सही गाइडेंस है वही दूंगा, तो उसको लेकर आप क्या कर सकते हो, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो, रट जाओ उस क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ में अगर आप उस बुक को रट जाते हो, उसके क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, डेफिनेटली 40 क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो भी हम यहाँ से करा रहे हैं। उसको करते चलो, नोट्स पढ़ के, नोट्स पढ़ो उसको सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो उसको सॉल्व करो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसको नोट्स में डालो। बस उस 2 चीज़ों को पढ़ते रहो और उसी 2 चीज़ को पढ़ के एग्जाम दे देना और आपका एग्जाम निकल जाएगा। बेवजह का 10 किताब नहीं पढ़ना है। फ्रीज योर कंटेंट टू गेट सक्सेस इन एग्जाम। यू हैव टू फ्रीज योर कंटेंट एंड यू हैव टू रिवाइज दैट कंटेंट टाइम एंड अगेन। ये चीज को याद रखना, कल मैंने लिख कर भी दिया था, आज मैं आपको बोल भी रहा हूँ। क्लियर? तो बेस्ट ऑफ लक है आपका, जो भी प्रीलिम्स है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल गाइड यू टिल द टाइम आपका एग्जाम नहीं हो जाता, बट डेफिनेटली उस चीज को करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, सो प्रीएम्बल में हमने क्या क्या देखा? जस्टिस, लिबर्टी। लिबर्टी के बाद, अच्छा सॉरी, लिबर्टी मीन्स नो रेस्ट्रेंट। ठीक है, और नो रेस्ट्रेंट, लिबर्टी, सो थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको सोचने की आजादी, जो सोचना है सोच लो। लिबर्टी ऑफ थॉट, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो आप सोच सकते हो, कोई आपको उसको सोचने के लिए किसी ने मन नहीं किया इस कंट्री के अंदर। सो यू हैव द फ्री लिबर्टी ऑफ थॉट। आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री बन के पाकिस्तान को ही अपने अंदर ले आऊंगा, छोड़ देना उसको, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, वैसी रहे वो वैसी बर्बाद है। ठीक है, सो यू हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, देन लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। और लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन इतना बड़ा है कि सिर्फ अपनी चीज को नहीं, किसी और की बात को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लिबर्टी ऑफ, पढ़ाऊंगा, ये आर्टिकल 19 की बात हो रही है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद क्या है? बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल 30। थॉट एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 टू 30, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, तो ये सारा इंश्योर करा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट में। इसलिए मैंने बोला कि प्रीएम्बल में जो लिखा है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको बता रहे हैं प्रीएम्बल में ये चीज लिखा हो, आर्टिकल कहां पर दिया उसके लिए, बस यही तो चीज है। मेंस में आपको क्या पूछेगा? एक्सप्लेन द लिबर्टी गिवन इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 10 मार्क्स, एक लाइन में तो हो गया लिबर्टी का डेफिनेशन खत्म। देन यू विल टॉक अबाउट द थिंग्स कि हाँ, लिबर्टी के अंदर क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी को इंश्योर किया है। अच्छा, अगला, और इसके लिए पॉलिटी के लिए एक आती है ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत की बुक आती है, अलग से आती है ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत। अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो ठीक, खरीदने की जरूरत अगर चाहो तो ले सकते हो, और अगर नहीं खरीदना हो तो यू कैन डाउनलोड, ईजिली वो डाउनलोडेबल है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें चैप्टर वाइज पॉलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, हर चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए और देखिए कि क्या क्लास पढ़ने के बाद क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर वो हो रहा है दैट मीन्स यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय लक्ष्मीकांत आती है, उसको आप पढ़ लो, उससे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो रेस्ट्रेंट, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, एक्सप्रेशन, वो सारा बता दिया। ठीक है, सो जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, देन इक्वालिटी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अच्छा देखो, लिबर्टी में एक और चीज, आपके पास लॉ है इसलिए लिबर्टी है, मैंने आपको पहले दिन बताया है, बिकॉज देयर इज अ लॉ देयर इज लिबर्टी। लॉ है इसलिए आपको एक लिबर्टी का आप ये सारा चीज कर सकते हैं, पर अगर उस लॉ ही नहीं होता तो आपके पास लिबर्टी तब भी होती, वो कुछ अलग होती, उसको लिबर्टी नहीं बोल सकते। उसमें आपका क्या होता है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट की जगह आप एनिमल इंस्टिंक्ट में आ जाते हैं। सो एक और लाइन लिबर्टी में लिख लेना, वी हैव लॉ सो वी हैव लिबर्टी।
ठीक है, हमारे पास लॉ है इसलिए हमारे पास लिबर्टी है. इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी. अच्छा, अब आते हैं हम लोग इक्वालिटी में. इक्वालिटी मतलब समानता, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. अब स्टेटस की इक्वालिटी से क्या मतलब है? दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सारे को हमारा इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया की जो भी पॉलिटी है वो क्या करेगी? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया. सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स. ठीक है, अगर वो माइनॉरिटी हैं तो उनको आपको क्या नहीं कर सकते आप? यू कांट डिस्क्रिमिनेट देम. सो स्टेटस, सबका स्टेटस की इक्वालिटी बनाए के रखनी है. अगर वो बहुत ज्यादा ट्राइबल है सो गिव देम सम प्रिविलेजेस कि वो क्या हो सके? आपके इक्वल हो सके. ठीक है, सो देखो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. इक्वालिटी से ही आप लोग एक रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट समझते हैं. रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि देयर शुड बी नो कॉम्पिटिशन बिटवीन अनइक्वल्स. नो कॉम्पिटिशन बिटवीन अनइक्वल, देयर शुड बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द इक्वल्स. तो अनइक्वल्स के बीच में आपका कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता है, जो इक्वल है उनके बीच में आपको कॉम्पिटिशन करना है, और यही इक्वालिटी है. अब अनइक्वल और इक्वल कैसा बोला जाएगा? Why they are given the reservation? So it was believed that there is some historical injustice given to them. उनके साथ क्या हुआ? कुछ historical injustice हुआ. They are treated in the different manner. और उसके कारण उन्होंने स्टेट अपना क्या नहीं किया? एजुकेशन राइट्स नहीं मिला उनको. सो उनका एजुकेशन नहीं हुआ. They don't have the economic benefits in the life. उन्होंने पैसे उतने ज़्यादा कमा नहीं पाए. तो वो सारी चीज़ों को देखकर क्या किया गया कि इक्वालिटी प्रिवेल हो. सो मेक देम इक्वल. अब बस्तर में एक बच्चा बैठा है, बस्तर का सुकमा में, एंड यू आर सिटिंग इन रायपुर और बिलासपुर. यू हैव एक्सेस टू ऑल द इंटरनेट फैसिलिटीज, ऑल द कोचिंग्स, यू हैव एक्सेस टू ऑल द मटेरियल्स यू वांट टू रीड, और उस बच्चे को कुछ का भी एक्सेस नहीं है. एंड देन आई से कि आप उसके साथ कंपीट करो, अबुझ माड़ के किसी एक बच्चे के साथ कंपीट करो. सो यू विल से हाँ बुला लो, मैं उसको हरा दूंगा एग्जाम पे. बट देन ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग गिव देम द वेपन्स. Give them the weapons and go and fight with them. You will get terrorized. कहाँ पे जाओगे? उनको तो बिना वेपन के डरा देंगे आपको. ठीक है, आप निकलते हो शाम को ट्रैक व्रैक सूट पहन के, लगा वगा के, वो दिन भर निकलते हैं लेके. समझ आ रहा है? लड़कों को ही बता रहा हूँ, ऐसे करके बाइक चला रहे हो, लोग सीधा बिल्कुल जली कट्टू बना देंगे आपको. ठीक है, घोड़े घोड़े में बैठ के निकल रहे हैं. सो डिफरेंस है ये, यही इनइक्वालिटी है. So you can't, if I give you the weapons, you can't fight with the Abuj Madiyas. And if I give those Abuj Madiya, आज मैं बोलूँगा कि आपके साथ एग्जाम में फाइट करो, so वो भी नहीं कर सकते. So there can't be a competition between unequals. There should be a competition between the equals. So if we want to give the exam, so मेरे को अबुज माड़ियों को एजुकेशन देना होगा, उनको प्रॉपर ट्रेन करना होगा, देन आई विल से कि आ जाओ अब लड़ लो, और डेफिनेटली वो एग्जाम निकाल भी जाएंगे. ये भी एक सच्चाई है, यही है इंडिया की सच्चाई. ठीक है, तो कभी भी वो क्या होना चाहिए? आपका एक स्टेटस की इक्वालिटी पहले होनी चाहिए, और वो इक्वालिटी है तभी आप क्या कर सकते हैं? किसी के साथ compete करेंगे. और ये इंश्योर कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस प्रोविजन, स्पेशली द रिजर्वेशन. सेपरेट कमीशंस आर मेड फॉर द ST, SCs एंड OBCs. ठीक है, इसीलिए है. देन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, ये भी क्या है आपका? वही है रिजर्वेशन राइट्स. और आपका जो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में देयर शुड बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू ऑल द पीपल्स. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी सबको नहीं दिया गया है. दो देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. आप क्वालिफिकेशन ही नहीं आप बोल रहे हो, नहीं वहां तो लिखा है अपॉर्चुनिटी दो, अपॉर्चुनिटी दो. आप पहुंच गए, बोले हाँ किस चीज़ का एग्जाम है? ISRO का एग्जाम है, तो ले लो अपॉर्चुनिटी. आप पढ़ के आए हो BA, तो आपसे नहीं हो पाएगा ना वो चीज़. तो वो एक अलग है, वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं, बट यू शुड बी प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. एंड देन द लास्ट थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द ऑब्जेक्टिव टॉक्स अबाउट इज फेटर्निटी. फेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा.
ठीक है, तो कैसा भाईचारा होना चाहिए, कैसा ब्रदरहुड होना चाहिए। और ये भी बताता हूं, ब्रदरहुड का मैसेज सबसे पहली बार किसने दिया था? द फर्स्ट टाइम मैसेज ऑफ ब्रदरहुड वाज गिवन बाय प्रॉफिट मोहम्मद इन इस्लाम। इस्लाम में दिया गया था सबसे पहली बार ब्रदरहुड का मैसेज, बाकी जगह में तो बाद में आया था। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फ्रेटर्निटी टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी कैसा होना चाहिए? ऐसा भाईचारा करो कि उससे क्या बने? टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया गया? सबको इक्वल माना गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और सबके लिए एक कॉमन फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। एंड देयर इज ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, ऑल आर इंडियंस, वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बट यू ऑल आर वन थिंग कॉल्ड इंडियंस। सो फ्रेटर्निटी इज एंश्योर्ड थ्रू सिंगल सिटीजनशिप एंड सेट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सबके लिए कॉमन फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि इधर आओ इधर आओ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, हाँ तुम प्रोटेक्ट मत करो इंटीग्रिटी को, ऐसा नहीं है। फंडामेंटलिटी सबके लिए सेम लिखा हुआ है। छोटू इधर आ, क्या हुआ? ड्यूटी बता। किसका? अपना। अच्छा वही तो है जो आपका है। सो वो छोटू को पता है, पर आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे नहीं ये आपका क्या है, क्रिश्चियन है इसको हटाओ, या ये क्या है, मुस्लिम है इसको हटाओ, या ये हिंदू है इसको हटाओ। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन से देयर द सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑल्सो द सिंगल सेट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। उससे हम क्या करेंगे? ब्रदरहुड इंश्योर करेंगे। और उस ब्रदरहुड में आपकी डिग्निटी, तो डिग्निटी ऑफ वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन इज ए फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आपको क्या करना है? टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ एन वुमेन। किसी भी वुमेन की डिग्निटी को आप क्या नहीं कर सकते? हार्म नहीं कर सकते। इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। किसी के बारे में कुछ भी बोल के निकल गए, वो नहीं करना है। ठीक है, सो टू रिस्पेक्ट देम। सो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो एंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स और आपका फ्रेटर्निटी एंश्योर करने के लिए स्पेशली क्या क्या दिया गया आपको? इज अ सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसीलिए क्या हो रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई कॉल्ड हिंदुस्तानी भाई। एक तो भाऊ भी आते हैं, हिंदुस्तानी भाऊ। ठीक है, मत देखना यूट्यूब में, बहुत उल्टा सीधा चीज बोलते हैं, लेकिन है वो भी। ठीक है, सो देयर इज अ जस्टिस, देयर इज अ लिबर्टी, देयर इज अ आपका क्या होता है फ्रेटर्निटी, और एक और मैंने मिस कर दिया कुछ नहीं, इक्वालिटी। ठीक है, सो जस्टिस याद रखना, कौन सी जस्टिस की बात कर रहे हैं? लिबर्टी, किस तरह की लिबर्टी आपको दी जा रही है? ठीक है, इक्वालिटी कैसा है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। एंड ब्रदर आपका फ्रेटर्निटी कैसा है? एंश्योर डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एंड आपका ये सारा चीज। ठीक है, सो ये था क्या? मैसेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रियम्बल में आपको पता चला कि किस तरह से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है और उसका मैसेज क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलना चाहता है और किस तरह का है, वो कहां से पता चलता है आपको? प्रियम्बल से पता चलता है। चलो, ये तो हो गया प्रियम्बल की बात। इसके बाद जब ये प्रियम्बल के बारे में सब कुछ बता दिए, भीमराव अंबेडकर मेरे जैसे खड़े होकर सब कुछ समझा दिए, या जवाहरलाल नेहरू जो भी समझाए होंगे समझा दिए, तो उसके बाद इंडिया में बहुत सारा बात उठा। बोले कि पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पुट किए थे वो अलग है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड, और उसके बाद प्रियम्बल को लिखा गया है। भले कि वो पहला पेज है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद प्रियम्बल को लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड फर्स्ट, देन प्रियम्बल इज रिटन डाउन। क्लियर? ये भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रियम्बल पहले लिखा गया कि बाद में, तो बाद में लिखा गया था। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड फर्स्ट, देन प्रियम्बल इज रिटन डाउन। और जब प्रियम्बल लिख दिया गया, सब कुछ हो गया, देन एक छोटी सी बात उठी। बात ये उठी कि ये प्रियम्बल जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद लाए हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? सो देयर क्वेश्चन और द डिबेट अराउंड, डिबेट क्या हुआ? डिबेट इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है?
और इस डिबेट को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ, अलग अलग केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए केसेस हुए हैं, केस अलग अलग चीज़ों के लिए थे, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट केसेस से सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इसलिए केस नहीं हुआ था, केस किसी और चीज़ के लिए हो रहा था। बेरूबारी यूनियन, पहला केस कब हुआ, 1960, बेरूबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का केस है, पहला केस 1960। अब ये केस किसने हुआ था, बेरूबारी यूनियन एक छोटा सा लैंड है जिस लैंड को पाकिस्तान को दिया गया था, तो उस लैंड के लिए ये केस उठा था। ये इस केस का प्रियम्बल से कुछ लेना देना नहीं था, उस लैंड के लिए वो केस उठा था, ठीक है। और उस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन नेशन और वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो बोले कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, बोले प्रियम्बल में लिखा है। तो क्वेश्चन उठ गया कि प्रियम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो इस चीज को। सो सुप्रीम कोर्ट से कि दो प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Supreme Court in this case said, preamble though not the part of constitution, but the ideas and principle enshrined in the आपका preamble, उसको हम यूज कर सकते हैं लॉ के किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए। We can use that principles and laws for the interpretation। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कभी क्या हो रहा है, एक वो बन गया, डायलेमा बन गया कि ये डिसीजन लेना है कि वो लेना है, तो हम प्रियम्बल में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आगे चलकर एक और केस हुआ, द मोस्ट फेमस केस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सॉरी इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1973 इस नाम से ही आपको आ जाएगा केस का नाम, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, हर जगह केशवानंद है। केशवानंद भारती केस हुआ और उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट से साइड ट्रैक किया। प्रीवियस जजमेंट में क्या बोला था, इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगले केस में केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं, प्रियम्बल, देखो जो जजमेंट बाद में आएगा वही होता है प्रेजेंट स्टैंड। सो पहले जजमेंट में उन्होंने क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती में वो क्या बोल रहे हैं, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, संविधान का एक हिस्सा है। एंड इफ यू वांट टू चेंज एनी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, change should be within the basic structure of constitution and preamble is the part of basic structure of constitution। तो preamble में जितने भी words लिखे हैं, all the words are the part of basic structure of constitution। वहीं पर नोट करके लिख लेंगे, Supreme Court also said all the words mentioned in preamble are the part of basic structure of constitution। ये भी कहाँ पर आया, केशवानंद भारती में। तो preamble को फाइनली क्या मिला, हिस्सा बनने का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा। इसके बाद एक और केस हुआ आगे चलकर 90s में, 1994 या 5 का केस है, LIC वर्सेस यूनियन, आपका LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। तो LIC केस के नाम से फेमस है, यूनियन ऑफ इंडिया मत लिखिए, LIC केस। और इस केस में भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड को फॉर्मली रखा और क्या बोला, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम क्या बोल सकते हैं, इस डिबेट को फाइनली क्या आंसर मिला, यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर ये बात खत्म हुई, पर नोट करके अलग से लिखेंगे या अलग से उसमें लिखे, दो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लिखो, अलग से एक पैराग्राफ डबल स्टार बना लेना, ठीक है, पुट अ स्टार मार्क एंड राइट, दो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट, दो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट, पहला फर्स्ट पॉइंट, it does not put any restriction or empower
इट डज नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन और गिव्स पावर, एम्पावर रहने दो, इसमें लिखो और गिव्स पावर टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, सो ये ना तो कुछ लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है, ना ही वो क्या करता है किसी चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 सेकंड पॉइंट लिखो उसी में। प्रियम्बल एक क्या कर रहा है, कभी भी लेजिस्लेचर को कोई पावर भी नहीं दे रहा, उसको किसी चीज के लिए एम्पावर भी नहीं कर रहा है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, आपको जो करना अपने हिसाब से करो। प्रियम्बल में उन लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा है, आप लॉ बनाओ, बाद में देखेंगे। ठीक है, प्रियम्बल अपने तरफ से साइलेंट है उस चीज के लिए। नंबर 2, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, JUSTI जस्टिस CEABLE, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। इट इज नॉन जस्टिसिएबल मतलब अगर प्रियम्बल में लिखा कोई वर्ड है और आपको लगता है कि आपको उस चीज को करने नहीं दिया गया है, सो यू कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। इट इज नॉट जस्टिसिएबल, दैट इज इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन जस्टिसिएबल डैश, दैट इज इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, ENFORCABLE, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपका प्रियम्बल में लिखे हुए वर्ड के कारण आपको रोका गया है, तो नहीं जा सकते। उसी चीज को किस तरह से जाओगे, फंडामेंटल राइट में लिखा है करके आप जा सकते हो, बट प्रियम्बल में लिखा है बोलकर नहीं जा सकते। ये 2 चीज है। थर्ड, द वर्ड्स और द आइडियाज गिवन इन द प्रियम्बल कैन बी यूज्ड बाय द जुडिशरी टू इंटरप्रिटेट एनी लॉ। किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल के वर्ड्स को लेकर जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज आपका प्रियम्बल से इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर, ये सारा का सारा चीज चल रहा था। क्लियर, और एक और डिबेट हुआ था, 2 डिबेट हुआ था। तो पहला डिबेट का आंसर क्या निकला, जो मैंने आपको पढ़ाया, और दूसरा डिबेट क्या था प्रियम्बल के लिए, इज प्रियम्बल अमेंडेबल और नॉट। सो इज प्रियम्बल दो डिबेट थे, एक था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, और दूसरा था कि क्या हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब हम प्रियम्बल में कुछ चेंज कर सकते हैं कि नहीं। सो बेरूबर यूनियन में क्या बोला गया होगा, अब खुद सोचिए, अगर प्रियम्बल किसका पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो उसको अमेंडमेंट की कोई बात ही नहीं उठती। जब उसका पार्ट ही नहीं तो आप उसको कैसे अमेंड कर सकते हो, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। बट इन द केशवानंद भारती दे सेड प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दिस रूलिंग ओनली, केशवानंद भारती में ही वो क्या बोल रहे हैं, यस प्रियम्बल इज अमेंडेबल। So in Keshwanand Bharati case, Supreme Court said preamble is the part of Constitution and preamble can be amended. So preamble is amendable. और केशवानंद भारती केस 73, उसके बाद 76 की बात करें, so 1976 the most important year of Indian Constitution, जहां पर क्या हुआ 42nd Constitution Amendment Act आया। So in 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1946 में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, एंड प्रियम्बल इज अमेंडेड, एंड प्रियम्बल इज अमेंडेड, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली 1 टाइम, एक ही बार आज तक, ओनली वंस। प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस, एक ही बार अमेंड किया गया था 1976 में प्रियम्बल को बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंड द 3 वर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल, 3 वर्ड को प्रियम्बल में डाला गया, एंड द 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल। वो 3 वर्ड कौन कौन से थे, उसको लिख लेंगे। देखो अब सीक्वेंस में याद करना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ISS लिख लो, आपको याद रहेगा। ठीक है, ISS इंटीग्रिटी, I for integrity, S for secular and S for socialist। तो इंटीग्रिटी, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था कहां से, प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। द वर्ड कॉल्ड इंटीग्रिटी, सोशलिज्म और सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, तो ये क्या था, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके नीचे
नोट करिए अलग से, द वर्ड कॉल्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, द वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी are called as the trinity of, are called as the trinity of distributive polity of sorry not distributive नहीं, called as the trinity of democracy. डेमोक्रेसी की ट्रिनिटी इन तीनों को बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों बोला? ये उनका कहना था कि ये तीनों चीज है, इसीलिए कंट्री क्या होगा, अपने आप को होल्ड करके रख सकता है। एंड दिस थ्री वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस थ्री वर्ड्स आर टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस से लिए गया है। दिस थ्री वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन और द फ्रांस। क्लियर? इसके साथ साथ और कौन से वर्ड है? सोशलिज्म, सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट आइडिया, सोशलिस्ट आइडिया, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रांस एंड सोशलिस्ट आइडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? रशिया। ठीक है, तो सोशलिज्म हमने रशिया से लिया है और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है उसको हमने कहां से लिया है? वो लिया गया है आपके फ्रांस से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए स्पेशली, यहां से डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चंस। ठीक है, और इसको अच्छे से समझें, लक्ष्मीकांत प्लीज पढ़ेंगे। सो नाउ प्लीज रीड द चैप्टर ऑन प्रियम्बल, और इसके साथ साथ आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने कहा था? चैप्टर 1, 2, 3, नाउ चैप्टर 4 कॉल्ड प्रियम्बल, और उधर क्या पढ़ने बोला है? 12 and 13। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स को पॉलिटी के खत्म करो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आप चालू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, तो आज प्रियम्बल पढ़ा है, कल हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 वो दोनों को खत्म करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स पार्ट 3 को स्टार्ट करके आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, सो टिल नाउ जितना भी पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए। क्लियर? तो अगर देखो जितने क्रिस्टल वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उतना क्रिस्टल वे में आपको बुक पढ़ के भी समझ नहीं आएगा, और आप कुछ भी चीज़ को देखेंगे तो प्लीज़ इस क्रिस्टलिटी को मेंटेन करना, इसी क्लियर थॉट्स और किसी क्लियर विजन से सब्जेक्ट को समझ के पढ़ो, तो सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और उसके लिए बाकी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जहाँ तक पढ़ाया उसको खत्म करिए, और जल्दी अब अपना थोड़ा सा प्री मोड में भी आएंगे आप लोग। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग थोड़ा सा मैं आपको कम कराऊंगा। ठीक है, पर आज के लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्सप्लेन प्रियम्बल एज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आपका ये है, एक्सप्लेन प्रियम्बल एज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप ये बता देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिए। क्लियर? अब क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, आंसर लिख पाते हैं तो ठीक है, और आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के ऊपर हो जाएंगे। और बिल्कुल प्रीलिम्स से डरना नहीं है, अब पैनिक नहीं होना है, स्केर्ड नहीं होना है कि ओ हो प्रीलिम्स आ गया, हमें बहुत डर लग रहा है, ठंड भी बढ़ गई, ऐसा नहीं होना। एग्जाम है, जस्ट उसको एक एग्जाम की तरह सोचो। मेंस पढ़ रहे हो, जो आप आंसर कर रहे हो उसको भी करो, और साथ साथ उसको भी करो। 5 to 6 आवर्स ऑफ गुड रीडिंग प्लस क्वेश्चन सॉल्व, और अपना जो काम कर रहे हो क्लास का वो करते चलो, निकलेगा एग्जाम, डेफिनेटली निकलेगा। यू ऑल कैन, प्रोवाइडेड यू ऑल रिमेन डिसिप्लिन्ड। ठीक है, तो 100% ये चीज़ होगा। सो आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर्स हियर, मिलते हैं कल हम लोग नए लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।